जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेज 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट के रीजनिंग टेस्ट पेपर 27 नंबर। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्वेश्चन हमारा है कि 3, 4, 13, 38 क्वेश्चन मार्क और 168 दिया हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में खाली स्थान का मान क्या होगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लें अगर हम, तो 3 और 4 के बीच का अंतर जो आएगा वो 1 आएगा। 4 और 13 के बीच जो अंतर आएगा वह अंतर आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 13 और 38 के बीच का जो अंतर आएगा वह 25 हो जाएगा। और आगे की अगर हम बात करें डिफरेंस में कितना आएगा ये पता करने के लिए, देखिए पहले यहाँ 1 है, फिर यहाँ 9 है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब यह 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, यह 9 है तो यह 3 का स्क्वायर होगा, यह 5 है तो यह 25 है तो यह 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम जो करेंगे तो वह 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 यहाँ पर हो जाएगा 49। इसके बाद यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अंतर 81 होना चाहिए। तो 38 में अब हमें क्या करना है कि 3 में 1 जोड़ा है तो 4 बन गया, 4 में 9 जोड़ा है तो 13 हो गया, 13 में 25 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में 49 जोड़ेंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी 87। कितना हो जाएगा, 87 प्राप्त होगा। अब 87 में अगर हम 81 जोड़ते हैं तो हमको 168 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 87। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है यहाँ पर अंतर है वह 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी 87 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि पी क्यू एस टी आर एस यू वी टी यू डब्ल्यू एक्स, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सबसे पहले आप देखिए पी के बाद अगर हम बात करें आर की तरफ, तो सबसे पहले देखिए पी क्यू एस और टी है, फिर यहाँ पे आर एस यू वी होगा, फिर टी यू डब्ल्यू और एक्स है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो P के बाद यहाँ R आ गया है तो इसका मतलब 16 और 2 18 हो जाएगा। 18 के बाद यहाँ पे T है यानी कि 20 हो जाएगा तो 2 बढ़ा दिया। अब 20 के बाद आगे अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो 20 2 22 हो जाएगा, 22 पे V होगा। इसका मतलब यहाँ पे B आंसर कैंसिल और D भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए 17 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 17 2 19 हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 पे W होगा यानी कि V के बाद W आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ें अगर तो 19 और 2 हो जाएगा 21, 21 और 2 हो जाएगा 23, 23 और 2 25 हो जाएगा तो यहाँ पे वाई आएगा। ठीक है। उसके बाद 20 और 2 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 अगर हम करेंगे तो 26, 26 नंबर पे जेड आएगा। तो वी डब्ल्यू वाई और जेड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सब में क्या हो रहा है, सभी लेटर के प्लेस वैल्यू में 2 2 बढ़ता जा रहा है, सब में 2 2 बढ़ाते चले गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है तीसरा नंबर, काम काज की सामान्य अवधि का सुबह 10 बजे से यहाँ पर शाम लिखा हुआ है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ठीक है। यहाँ पर शाम लिखा हुआ है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी काम पर देर से आते हैं, जिससे कारखानों में क्या है, काम काज प्रभावित होता है। तो क्रिया विधि यहाँ पर है। तो क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है स्टेटमेंट में कि निम्नलिखित कथनों को और उसके नीचे दी गई 2 क्रिया विधियों को पढ़ें और चयन करें कि दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सी क्रिया विधि या क्रिया विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। तो कह रहा है क्रिया विधि में कि कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर कामकाज की सामान्य जो अवधि है सुबह 10 से अगर शाम 6 बजे तक होने के बावजूद भी ऐसे मामले अगर सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी काम पर देर से आते हैं, जिससे कारखानों में कामकाज प्रभावित होता है, तो ये बिल्कुल हमारा क्या होगा, पहला आंसर सही होगा कि कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध जो है कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा कह रहा है कि कार्रवाई की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने सुविधाजनक समय पर काम पर आ सके। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल ए होगा, केवल क्रिया विधि फर्स्ट अपनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर
क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यदि a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित समीकरणों में हमें a का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो समीकरण क्या है कि 2a + b = 22। दूसरा समीकरण है कि 3a - 2b = 12। अब निम्नलिखित विकल्प पढ़ें और उनमें से जो भी विकल्प लागू हो उसका चयन करें। तो समीकरण देखिए दिया हुआ है कि 2a प्लस में b बराबर यहाँ पर दिया है 22। उसका दूसरा समीकरण है, यानी कि ये जो समीकरण है यह समीकरण कौन सा है, यह समीकरण पहला है। ठीक है, इसका दूसरा समीकरण है कि 3a और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3a और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2b और बराबर यहाँ पर 12 है। तो ये समीकरण हमारा जो है यह समीकरण दूसरा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम विकल्प की बात करें तो ए विकल्प में अगर देखें तो ए का मान ज्ञात करने के लिए केवल समीकरण फर्स्ट पर्याप्त है। तो केवल पहले समीकरण से तो ए का मान नहीं निकाला जा सकता, तो ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है कि ए का मान ज्ञात करने के लिए केवल समीकरण 2 पर्याप्त है। तो दूसरे की अगर हम बात करें तो भी हमें ए का मान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा, बी नंबर भी नहीं होगा। तीसरे में कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करने के लिए ना तो अकेला समीकरण फर्स्ट पर्याप्त है और ना ही अकेला समीकरण सेकंड पर्याप्त है, परंतु दोनों साथ में आवश्यक हैं। हाँ, अगर दोनों की हम बात करें तो इससे आंसर निकल सकता है। समीकरण हम दोनों को अगर करें सॉल्व करें तो इन दोनों समीकरणों का यूज करके हम ए की मान को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा कह रहा है कि ए का मान किसी भी एक समीकरण से नहीं ज्ञात किया जा सकता, यहाँ तक कि दोनों समीकरणों से संयुक्त रूप से भी नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ये भी फिलहाल गलत हो जाएगा। वैसे हम चेक कर लेते हैं एक बार इसको कि कैसे समीकरण इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर हम पहले वाले समीकरण में क्या करते हैं कि जो पहला समीकरण होगा फर्स्ट समीकरण को अगर हम क्या करते हैं समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण में 2 से गुणा कर दिया जाता है। अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा करके, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो 2 दूनी हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में, यानी कि जो पहला समीकरण होगा उसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 दूनी हो जाएगा 4a और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2b और यहाँ पर बराबर जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण को जोड़ दें अगर तो 3a और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2b और बराबर हो जाएगा 12 के। ठीक है, यानी कि दोनों को समीकरण को जोड़ दें, यानी कि समीकरण क्या होगा, पहले समीकरण में 2 से गुणा करके, ठीक है, 2 से गुणा करके समीकरण दूसरे में जोड़ देना है। क्या करना है, समीकरण दूसरे में जोड़ने पर, ठीक है, दूसरे में जोड़ने पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4a और प्लस में यहाँ पे 2b और बराबर यहाँ पे 22 दूनी हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ 22 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 44। ठीक है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया है। तो 2 दूनी 4a और प्लस में यहाँ पे 2b और बराबर यहाँ पे 22 दूनी 44। अब दूसरे समीकरण को जोड़ देने पर फाइलों हम देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। तो 2b और माइनस 2b है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जब कटेगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7a बराबर हो जाएगा 4 2 6 और यहाँ पे 56, यानी कि 7a बराबर 56। तो a बराबर जो होगा वो 56 का बटे 7 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मतलब a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कब, जब हम दोनों समीकरण को जोड़ दें और दोनों समीकरण का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों समीकरण की आवश्यकता होगी। तो आंसर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों में क्रमशः 2 एक कथनों के आगे 4 या 2 निष्कर्ष पूर्वानुमान दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों पूर्वानुमानों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकलता है। तो कथन है कि उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र होते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट एक कथन है। पूर्वानुमान हमारा क्या है, पूर्वानुमान यहाँ पे कि सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। दूसरा है कि केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें कि उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र होते हैं, ये कथन दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। तो ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि कभी भी पूर्वानुमान में सभी शब्द अगर यूज़ किया जाता है तो ये बिल्कुल पूर्वानुमान गलत हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा है कि केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। तो केवल की बात है, ये बिल्कुल क्या होगा, केवल शब्द की वजह से भी पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो
आंसर बनेगा वो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, सभी और केवल की वजह से पूर्वानुमान बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 6ठा नंबर कि माधुरी सुंदर है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा कि माधुरी सुंदर है। ठीक है, तो माधुरी सुंदर है तो यहाँ पर बात हो जाएगी कि जो माधुरी है वह क्या है और सुंदर है। तो यहाँ पर डायग्राम अगर हम बनाए तो बना सकते हैं। वह नाच सकती है, मतलब माधुरी जो है वह नाच सकती है। ठीक है, तो वह नाच सकती है। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, फिलहाल वैसे डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। नर्तकियां सुंदर होती हैं, तो बिल्कुल है ना, माधुरी सुंदर है और वह नाच सकती है, तो इसका मतलब क्या है, नर्तकियां सुंदर होती हैं। तो ये पहला कंक्लूजन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती हैं, सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती हैं। तो ये है जो है बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कह नहीं सकते। ठीक है, यानी कि जो है सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती हैं, तो ये बिल्कुल हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती है ये कहना मुश्किल है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम पहले की अगर हम बात कर लें, अगर है ना, तो पहले नंबर की अगर हम बात करें, नर्तकियां जो है सुंदर होती हैं, तो नर्तकियां सुंदर होती हैं इसका मतलब ये गलत होगा, क्योंकि सभी नर्तकी जो है ना, यहाँ सबकी बात कर रहे हैं, नर्तकी जो होंगी यानी कि जितने लोग नर्तकियां हैं वो सब सुंदर हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सम का केस बन रहा है ना, अगर हम बात करें तो नर्तकियां जो हैं और सुंदर हैं, तो कुछ का है, सब नहीं है, यानी कि नर्तकियां सुंदर होती हैं। यहाँ कह रहा है कि नर्तकियां जो होती हैं वो सुंदर होती हैं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पहला भी गलत होगा, सॉरी। दूसरे नंबर पे बात करें तो सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती हैं, तो सुंदर स्त्रियां जो होती हैं वो नर्तकी होती हैं, तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि सुंदर स्त्रियां जो है नर्तकी होती हैं ये हम नहीं कह सकते। कुछ सुंदर स्त्रियां नाच भी सकती हैं, हाँ ये बिल्कुल है। देखिए कुछ की बात करें तो कुछ जो सुंदर हैं और स्त्रियां हैं, ठीक है, तो वो क्या है, नाच सकती हैं। माधुरी भी क्या है, एक स्त्री है, तो कुछ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कुछ सुंदर स्त्रियां नाच भी सकती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। यदि कोई भद्दा हो तो वह नाच नहीं सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, चौथा भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो फॉलो करेगा वो केवल निष्कर्ष थर्ड फॉलो करेगा, यानी कि निष्कर्ष यानी कि हमारा तीसरा ही सही होगा। ठीक है, सभी निष्कर्ष सत्य हैं, ये गलत है। कोई निष्कर्ष सत्य नहीं, ये भी गलत है। और सभी निष्कर्ष फर्स्ट सत्य हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे सी नंबर फॉलो करेगा, केवल निष्कर्ष थर्ड सत्य होगा, यानी कि तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निर्देश दिया है कि चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले दो चित्रों में एक विशेष संबंध है, वही संबंध चिन्ह के दाईं ओर से प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है, जिसमें एक चित्र गायब है। इनमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन दोनों को क्या किया गया है, एक दूसरे को आपस में फोल्ड कर दिया गया है हाफ में से। अगर आधे पर से क्या करें, इन दोनों को शिफ्ट कर दें, आधे पे फोल्ड कर दें, तो ये एक दूसरे की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो सेम इसी पैटर्न पर अगर हम इसको भी फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डी नंबर आंसर होना नहीं है, ए नंबर होना नहीं है। अब या तो सी होगा या तो बी होगा। अब सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल यहाँ कहीं दिया नहीं है। अगर हम इसको हाफ में से फोल्ड करते हैं तो ये सी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आधे पर से हमने इसको क्या किया है, फोल्ड करके मोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बी हो जाएगा, 7वें का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में एक घन में 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। तो हरे के सामने अगर हम बात करें तो पहले और दूसरे डाइस में अगर हम देख लें तो यहाँ ग्रीन है, रेड है और ब्लू है। यहाँ पर भी ग्रीन है और यहाँ पे ब्लू है, तो दो चीज़ें यहाँ पे क्या है, दो सरफेस यहाँ पे समान दिख रहा है। तो पहले और दूसरे से तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि घनों में हरे रंग का, हमें हरे का विपरीत बताना है। तो ग्रीन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी ग्रीन है और यहाँ पर भी ग्रीन है, यहाँ पर भी ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू है, तो दो चीज़ें यहाँ पे कॉमन मिल रही है, तो हम इससे नहीं पता कर सकते। अगर हम बात करें तो पहले और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्लू है और इसके बाद यहाँ पे येलो है और यहाँ पे क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, और अगर हम दूसरे और तीसरे की बात करें तो ब्लू यहाँ पर भी है और ब्लू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी येलो है और यहाँ पर भी येलो है, तो इसका मतलब बचा ग्रीन। तो ग्रीन जो बच गया, जो बचा है वही एक दूसरे का विपरीत होगा। तो ग्रीन और यहाँ पर जो बचा है ऑरेंज है, यानी कि ग्रीन और ऑरेंज एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसका मतलब हरे रंग का जो विपरीत होगा, हरे रंग का, वो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि नारंगी, यानी कि ऑरेंज हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो जो दो कॉमन है, इन दोनों को छोड़ करके जो बचते हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन का विपरीत होगा ऑरेंज और येलो और ब्लू जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं और दोनों ही कॉमन नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मीना है उसका जो जन्मदिन है
यह 25 जून को आता है, ठीक है, 25 जून को। इसके बाद यहाँ पे सत्या है, इनका जो जन्मदिन है वह पड़ता है 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था, यानी कि जो मीना है इनका जन्मदिन जो होगा वह बुधवार को था, ठीक है, वह बुधवार को था, तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष में कौन सा दिन होगा? तो सत्या का हमें बताना है किस दिन जन्मदिन होगा। तो अगर मीना 25 जून को बुधवार को पैदा हुई थी, तो सत्या का 15 अगस्त को हमें अगर बताना है, तो 25 जून के बाद हम आगे अगर बढ़ेंगे तो 25 के बाद यहाँ पे कितना दिन बचेगा जून में? तो जून होता है हमारा कितने दिनों का? 30 दिनों का, तो यहाँ पर बचेगा 5 दिन। जून के बाद यहाँ पे जुलाई है, और जुलाई में टोटल पूरा 31 दिन हो जाएगा। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त की अगर हम बात करें तो कितने अगस्त की बात हो रही है? 15 अगस्त की बात हो रही है। तो 5 और 31 और प्लस 15 सबको जोड़ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, और जब सबको जोड़ेंगे तो 15 और कितना हो जाएगा? 31, तो 31 और 5 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 36, और 36 और 5 यहाँ पे 41, 10 51, यानी कि जो कुल दिनों की संख्या होगी वो 51 हो जाएगी। अब हमें इसके 7 से भाग दे देना है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 सत्ते 49, यानी कि 7 सप्ताह बनेगा, और हमारे पास जो विषम दिन प्राप्त हो जाएगा वो 2 विषम दिन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑड डे जो होगा विषम दिन वो 2 हो जाएगा। अब हमें बुधवार में 2 दिन क्या कर देना है? बढ़ा देना है। तो बुधवार के बाद बृहस्पति, और उसके बाद आ जाएगा शुक्रवार, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फ्राइडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, नेक्स्ट नंबर। नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो 12, 8 और 80, फिर 16, 7, 207, 25, 21 और क्वेश्चन मार्क लगाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 12 है इसका हमें स्क्वायर कर देना है, माइनस कर देना है 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इन दोनों को घटाएंगे तो प्राप्त जो संख्या होगी वो हमें 80 प्राप्त हो जाएगी, मतलब इस वैल्यू से ये प्राप्त होगा। अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो सबसे पहले 16 का स्क्वायर माइनस हमें करना है 7 का स्क्वायर। तो 16 का जो स्क्वायर बनेगा हमारा वो हो जाएगा 256, और जो 7 का स्क्वायर होगा वो 49। इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो आएगा 207। अब यही चीज़ें सेम अप्लाई कर देना है, 25 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर जो होगा वो 625, और माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा 184, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 184 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 11 नंबर कि 84% 42। अब 84% और 42 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि 8 और 4 को घटा देना है, और घटाने के बाद फिर से यहाँ पे 42 बचता है। तो 42 में हमें क्या करना है? 42 में 4 और -2 करके क्या करना है? जोड़ देना है। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, -4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 - 1 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे और 5 - 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा दिए, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 83 है, 83 का मतलब यहाँ पे 8 और 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे, और यहाँ पर जोड़ देना है 4 - 1 करके। तो 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो 5 3 यहाँ पे आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो उस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कोण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कोण का माप निकालने के लिए 11/2 गुणे मिनट और माइनस आवर मल्टीप्लाई बाई 30, इसी को फाइंड आउट करना होता है। इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। तो 11/2 और मिनट कितना है? मिनट दिया है 20, तो 20 रख देंगे, और फिर यहाँ पे आवर्स कितना है? 8, और गुणा कर देंगे कितने से? 30 से। तो 8 त्रिक 24, 240 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 11 बहन हो जाएगा 110। इन दोनों का हमें क्या निकाल देना है? अंतर निकाल देना है। 240 और 110 का जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वह आ जाएगा कितना? 130 का, यानी कि इन दोनों सुइयों के बीच में 130 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ध्यान रखिएगा, माइनस का मतलब नहीं है, यहाँ माइनस की जगह पर हम लिखते हैं अंतर। ध्यान रखिएगा, इनका हमें अंतर निकालना होता है, कभी भी डिग्री में माइनस और प्लस नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत होगी, ठीक है। तो एक पिता और पुत्र की आयु 33:3 के अनुपात में है। यदि माता की आयु 33 वर्ष है तो पिता की आयु का माता की आयु से क्या अनुपात है?
तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर माता की आयु से कम है, तो इससे तो आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि अंतर कितना है ये बात निश्चित नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि विवाह के समय पिता की आयु 27 वर्ष थी। तो विवाह के समय पिता की आयु जो 27 वर्ष थी, इससे भी हम इस स्टेटमेंट से भी आंसर हम नहीं निकाल सकते, इसकी भी हमें सूचना से कोई फायदा नहीं होने वाला है। पिता और पुत्र की औसत आयु माता और पुत्र की औसत आयु से अधिक है, तो इससे भी प्रश्न का उत्तर निकाल नहीं सकते, क्योंकि औसत आयु कितनी है ये बात हम नहीं कंफर्म कर सकते। ठीक है, डी नंबर की बात करें कि पुत्र के पहले जन्मदिन पर पिता और माता की औसत आयु 28 वर्ष थी। ठीक है, इस बात से हम बिल्कुल श्योर हैं कि इससे हम आंसर निकाल सकते हैं डी नंबर से। ठीक है, कैसे निकलेगा एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो फादर की आयु है, ठीक है, कि फादर की जो एज है, ठीक है, आयु है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाती है 13x हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो पुत्र की आयु है, ठीक है, यानी कि जो सन की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यही तो, क्योंकि यहाँ पे पिता का और पुत्र का जो आयु दिया है वो 13:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो सन की जो हो जाएगी वो हम लिखेंगे 3x। ठीक है, अब अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए हम डी के अनुसार ले लेते हैं, डी के अनुसार चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो पिता और माता की आयु का जो औसत दिया है, ठीक है, यानी कि जो फादर और प्लस में मदर, ठीक है, इनका जो मदर का जो आयु का एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 28 वर्ष। कितना दिया है, 28 वर्ष दिया है। ठीक है, ये इनके औसत आयु दिया है, पिता और माता की औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष दे रखी है। अब अगर इसी स्टेटमेंट को लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि 13x और प्लस में कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माता की आयु कितनी है, 33 वर्ष है, तो जोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बटे कर देंगे हम, 2 औसत दिया हुआ है और इनकी दोनों लोगों का औसत कितना है, 28 वर्ष है। कितना है, 28 वर्ष है। ठीक है, तो 13x किसका है, फादर का एज है, और मदर की एज कितनी है, माता की आयु कितनी है, 33 वर्ष है। तो दोनों को जोड़कर अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 से क्यों भाग दिया, क्योंकि इनका औसत है दोनों लोगों का, तो 2 से भाग दे दिया तो कितना और आ गया, 28 आ गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13x और प्लस में कितना हो जाएगा, 33 और बराबर 28 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, 56 हो जाएगा। अब वैल्यू आ जाएगी 13x और बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 33 में से 56 में से 33 घटाएंगे तो यहाँ पे 23 बचेगा। तो x बराबर जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 23। ठीक है, और 23 बटे कितना हो जाएगा, 13। तो x की वैल्यू हमें 23 बटे 13 प्राप्त हो गई। अब हमें पिता की आयु, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फादर और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, मदर। ठीक है, मदर। तो फादर की जो आयु होगी वो 13 गुणे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 23 बटे 13। ठीक है, और जो माता की आयु है, माता की जो आयु होगी वो हो जाएगी कितनी है, 33 है। अब हमें इनका क्या बताना है, माता यानी कि पिता की आयु का माता की आयु का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकल जाएगा। अब हमें इसी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 13 से ये 13 कट जाएगा, 23 कितना बचेगा, ये फादर और मदर इनकी जो औसत बनेगी वो 23 बटे कितना बचेगा, 33 बचेगा। ठीक है, तो 23 अनुपात में अगर हम इसको लिखेंगे तो 23:33 या 23 बटे 33 लिख सकते हैं इनका आंसर, यानी कि डी से हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एथलीटों, स्प्रिंटरों और मैराथन धावकों को आरेख द्वारा चित्रित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इन तीनों समूहों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी, है ना, जो स्प्रिंटर होते हैं, ठीक है, और जो मैराथन धावक होते हैं, ये दोनों के दोनों ही एथलीट से संबंधित होते हैं, मतलब एथलीट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा एथलीट का। ठीक है, यानी कि ये जो डायग्राम बन जाएगा वो एथलीटों का बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो होंगे वो कुछ स्प्रिंटरों होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मैराथन धावक होते हैं। तो इनमें जो बनेगा वो सम का केस बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एथलीट के अंदर ही आएंगे, दोनों स्प्रिंटरों और मैराथन दोनों ही इसके अंदर आएंगे, तो ऑल का कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, और दोनों के दोनों ही एथलीट हैं, तो इसलिए यहाँ पे सम का भी कनेक्शन बनेगा, किसके बीच में, स्प्रिंटरों और मैराथन धावकों के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः सत्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि ये दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष या मान्यता निकाला जा सकता है। कथन कह रहा है कि हमारे देश में क्रिकेट टीम को चुनने वाले योग्यता के बजाय क्षेत्रीय कारणों पर
चुनते हैं, अतः अन्य देशों के मुकाबले टेस्ट सीरीज जीतना हमारे लिए, ठीक है, कठिन होता है। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यहाँ पर कह रहा है कि हमारी क्रिकेट टीम को दूसरे देशों से जीतने की उम्मीद नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा कह रहा है कि हमारी क्रिकेट टीम सिर्फ गुण योग्यता के आधार पर चुनी जानी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा ही फॉलो करेगा, केवल यानी कि निष्कर्ष हमारा जो होगा वो सेकंड नंबर ही मैच करेगा। तो निष्कर्ष यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। हमारी टीम जो है क्रिकेट टीम वो सिर्फ गुण और योग्यता के आधार पर ही चुनी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगा, तो प्लीज़ वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो हमारी लगातार आती रह रही है, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारी वीडियो आप जल्द से जल्द देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।